मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पापा, उसके मुंह से अनायास ही निकला। ये सुनते ही पीछे खड़े सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुड़ी और सूर्य को देखकर ही उसे बैठे बैठे ही हक कर लिया। सूर्य ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा उसके सर पर। प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारे पापा को तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुई। आर यू ओके? उसने पूछा। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई और बेड पर से उठती हुई बोली, आपको कुछ काम था? हाँ, मैं ये कहने आया था कि कल सुबह रेडी रहना, हम घर जाएंगे। उसके बाद तुम वहाँ से कॉलेज चली जाना। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए पुणे जाना है, तो जल्दी निकलना है। वो बोला। मैं यहीं रहूँगी, आप चले जाना। उसने दो टूक जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, तुम घर कल चल रही हो और मैं तुम्हें यहाँ पूछने नहीं आया हूँ, बताने आया था, सो बता दिया। गुड नाइट। इतना बोलकर वो बिना उसकी बात सुने चला गया। हमेशा दादागिरी करते रहते हैं। मैं क्यों मानूं उनकी बात? तानाशाह कहेंगे। वो मन में मन बड़बड़ाई और बेड पर आकर लेट गई। वहीं शौर्य आरोही के बेड पर लेटा हुआ था। उसे पूरे बिस्तर में आरोही की खुशबू आ रही थी। वो उसके बारे में सोचते सोचते ही सो गया। अगली सुबह वो जल्दी उठकर रेडी हो चुका था। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में वो डैशिंग लग रहा था। बालों की हमेशा की तरह हाफ पोनीटेल बना रखी थी। वो बाहर आया और आरोही के पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने एक दो बार नॉक किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर आरोही मैडम कोड़े बेचकर सो रही थी। ओह गॉड, ये लड़की! वो अपने आप में बुदबुदाया और उसके पास आकर उसे उठाने लगा। दो तीन बार उसे आवाज दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठा और उसके कंधे पर टैप करके हुए बोला, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो आगे कुछ करता उससे पहले ही उससे फील हुआ कि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म था। उसने जल्दी से उसका माथा चीक किया। वो भट्टी की तरह तप रही थी। उसने जल्दी से आरोही का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे उठाने लगा। आरोही, आरोही उठो! लेकिन फिर भी वो नहीं हिली, शायद बेहोश थी। उसने जल्दी से पानी लिया और उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी। तो उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे की ओर तेज कदमों से बढ़ गया। ड्राइवर पहले ही गाड़ी लेकर रेडी था। वो उसे पीछे अपने साथ लेकर ही बोला, जल्दी हॉस्पिटल चलो। आरोही पीछे लेटी हुई थी। उसका सर सौर्य की गोद में था। वो अब भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। उसने जल्दी से आरोही को अपने गोद में उठाया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। डॉक्टर अंदर आरोही को चेक कर रहे थे। शौर्य बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। रिद्धि रेडी होकर आरोही को बुलाने आई कॉलेज के लिए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो नीचे आई। सुरेखा जी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वो उनके पास आकर बोली, बड़ी माँ, आरू कहाँ है? बेटा, आपने ही तो कहा था ना उसे अपने घर जाने के लिए। बड़ी माँ, मैं तो बस... आरू सच में चली गई, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं कैसे। वो रुआसी होकर बोली, बेटा, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। कभी कभी हमारी बातें किसी को बहुत तकलीफ दे जाती है। सुरेखा जी बोले, आई एम सॉरी बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो रोती हुई उनके सीने से लग गई। डॉक्टर उसे चेक करके बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर, इज सी फाइन? सूर्य ने उसके बाहर आते ही तुरंत पूछा। ब्लड सैंपल ले लिया है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे बुखार बहुत ज़्यादा है, टेक केयर ऑफ हर। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए। शौर्य अंदर आया। आरोही बेड पर लेटी हुई थी। उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वो उसके पास आकर स्टूल पर बैठा। चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, होठ सूखकर शुष्क हो चुके थे। उसे इस हाल में वो नहीं देख पा रहा था। उसने आरोही के सर पर हल्के से हाथ फेरा। उसके स्पर्श का एहसास पाते ही आरोही की आंखें कुछ खुली। उसने होश में आते देख शौर्य ने हौले से उसका नाम पुकारा, आरोही। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। धुंधला सा उसका चेहरा कुछ सेकंड बाद ही ठीक से नजर आया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए ही पूछा। ठीक हूँ, उसने चंद लफ्जों में जवाब दिया। अचानक बुखार कैसे आ गया? उसने पूछा। नहीं, मैंने बुखार को होने के लिए स्पेशली इनविटेशन भेजा था, उसने कुछ चिढ़े हुए ही जवाब दिया। सूर्य ने उसे अजीब तरह से देखा, फिर नाम में अपनी गर्दन हिलाई। आराम करो, इतना बोलकर वो वार्ड से बाहर चला गया।
बेटा, अचानक आरोही को बुखार कैसे हुआ? सुरेखा जी ने आते हुए ही उसे जवाब पूछा। पता नहीं माँ, उनको जवाब देते हुए उसने साथ आई रिद्धि की ओर नाराजगी से देखा और आगे बोला, माँ आप यहीं रहना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पोस्टपोन नहीं हो सकती। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गया। सुरेखा जी और रिद्धि वार्ड में आई। आरोही की नज़र उन पर गई तो वो दोनों ही और भोले से मुस्कुरा दी। कैसी है मेरी बेटी? सुरेखा जी ने उसके पास बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ माँ, वो बोली। रिद्धि भी उसके पास आते हुए बोली, आई एम सॉरी आरोही, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। आखिरी के शब्द बोलते बोलते वो रुआंसी हो गई। कोई बात नहीं रिद्धि, इट्स ओके। उसने बिना सोचे समझे बोलने के स्वभाव से पहले से वो परिचित थी, इसलिए उसकी बात का उसे ज़्यादा देर तक गिला नहीं रखा था। कुछ देर बाद ही एक नर्स उसके लिए सूप लेकर आई। सुरेखा जी ने उसे अपने हाथों से सूप पिलाया। आज इतने सालों बाद उसकी माँ की ममता का उसे एहसास हुआ। शौर्य अपनी मीटिंग के लिए पुणे गया हुआ था। आरोही की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। जब कोई नर्स आती, आरोही जल्दी से दरवाजे की ओर देखती और शौर्य को न देखकर वह बुरा सा मुंह बना लेती। सुरेखा जी उसकी हरकतें देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, शौर्य अपने एक मीटिंग के लिए गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा। उनकी बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। शौर्य की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उसने सुरेखा जी से आरोही की रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया था। बुखार नॉर्मल ही था, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आज रात तक उसे डिस्चार्ज कर देने वाले थे। शाम को डॉक्टर ने चेक करके उसे कुछ दवाइयाँ दी और कल आने को बोला। सुरेखा जी और रिद्धि उसके साथ ही थी। दोनों उसे घर लेकर आए। उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर सुलाया। कुछ देर बाद ही स्नेहा जी उनके लिए डिनर लेकर आए। खिचड़ी देखते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। चाची जी, आप क्या मुझे और बीमार करना चाहती है? वो मुंह बनाती हुई बोली। नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? स्नेहा जी बोली। मॉम नौटंकी कर रही है। मैडम इतना फीका खाना कभी नहीं खाती। रिद्धि अंदर आकर आरोही के पास बेड पर बैठती हुई बोली। बेटा, अभी तो आपको यहीं खानी पड़ेगी। स्नेहा जी बोली तो आरोही ने बुरा सा मुंह बनाते हुए खाने लगी। रिद्धि उसे देखकर हंसे जा रही थी। तो क्यों इतना मुंह फाड़ रही है? तुझे भी खाना है क्या खिचड़ी? वो बोली तो रिद्धि खिलखिलाकर हंस दी। कुछ देर बाद ही स्नेहा जी और रिद्धि चली गई और बेड पर बैठी अपना फोन चला रही थी। सुरेखा जी ने आकर उसे दवाई दी तो वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर उनके हाथ से दवाई ली और खा ली। सुरेखा जी उसे सुलाकर चली गई। शौर्य देर रात कर घर आया। वो अपने कमरे में जाने से पहले आरोही के कमरे में आया। वो बेड पर सो रही थी। उसका कंबल नीचे गिरा हुआ था। शौर्य ने अपना सर हिलाया और आकर उसे ठीक से कंबल उठाया और उसके पास बैठा। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर झुककर उसके माथे को सिर से चूम लिया। इसी का टेम्परेचर सेट करके वो उठा और दरवाजा बंद करके अपने रूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर शावर लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसके लंबे बाल गीले थे और उनमें से पानी टपक रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आया और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। उसके बाद वो क्लोजेट में गया और अपने नाइटवेयर में बाहर आया। वो अपने स्टडी रूम में आया, बुक रैक से एक किताब ली और वापस अपने रूम में आकर बेड पर बैठकर वो पढ़ने लगा। अगली सुबह सूर्य रेडी होकर आरोही के कमरे में आया। वो नहाकर सोफे पर बैठी हुई थी। हल्के आसमानी रंग के सूट में पहना हुआ था। बाल अब भी गीले थे, जिनमें से पानी टपक रहा था। वो अंदर आया और आते हुए बोला, कैसी तबीयत है अब? आरोही अपनी नजरें उस पर जमाती हुई बोली, एकदम झकास। उसके शब्द सुनकर उसने उसे आंखें दिखाई तो वो अजीब सा मुंह बनाती हुई बोली, क्या? सूर्य कुछ नहीं बोला। वो अपना सर हिलाता हुआ साइड टेबल पर रखी उसकी मेडिसिन चेक करने लगा। वो मेडिसिन चेक करके उसके पास आता हुआ बोला, चलो ब्रेकफास्ट के लिए। उसके पास आकर वो खड़ा हुआ, मुझे नहीं खाना, ये लोग मुझे बहुत गंदा बेस्वाद खाना खिलाएंगे। वो अपना मुंह बनाती हुई बोली, सो तुम्हें अभी हेल्दी खाना खाना चाहिए, चलो। वो बोला, मैं नहीं आ रही। वो कंधे उचकाते हुए बोली और सोफे पर पसरते हुए अपना फोन चलाने लगे। तुम सीधे सीधे चल रही हो या फिर और भी तरीके हैं मेरे पास? वो उससे घूरता हुआ बोला तो आरोही खड़ी होते हुए उसके सामने उंगली दिखाती हुई बोली, ए, आप धमकी नहीं दे सकते हाँ मुझे? वो उसे घूरती हुई बोली तो शौर्य एक कदम और उसके नजदीक आता हुआ बोला, धमकी नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बोलता हुआ वो उसके और पास आने लगा तो आरोही भागती हुई कमरे से बाहर चली गई।
उसके ऐसे भागते देख सौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नीचे आया तो सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने एक नजर आरोही की ओर देखा, जो इधर उधर देखती हुई मुंह बनाते हुए बोले, दहशत फैला रखी है। सबने ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने कमरों में चले गए। सौरभ भी ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस आते ही वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद ही उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसकी सेक्रेटरी पूजा अंदर आई। सर, आपकी द मॉल रेस्टोरेंट में 2 बजे मीटिंग है, वो आकर बोली। तो उसने बिना उसकी ओर देखे हाँ में गर्दन हिलाई। एक ब्लैक कॉफी, उसने कहा। तो मिस पूजा बोली, जी सर, अभी भिजवाती हूँ, वो बोली और चली गई। इधर घर पर आज आरोही का दिन अच्छा जा रहा था। सबके साथ वो अच्छे से घुल मिल गई थी। सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। शाम को वो रिद्धि के कमरे में उसके साथ बैठी सौर्य की बुराइयां कर रही थी। एक तो कतई नकचढ़े और खड़ूस इंसान है तुम्हारे भाई, सबको डरा कर रखा हुआ है, वो बोल रही थी। सिद्धि का ध्यान दरवाजे पर गया तो आरोही को इशारा से कुछ बता रही थी, लेकिन आरोही आगे बोली, क्या भाई, दहशत फैला रखी है, बंदा देख कर ही डर जाए। वो अब भी बोल रही थी कि रिद्धि बोली, अरे भाई आप, वो बोली तो आरोही की आंखें बड़ी हो गई। झटके से पीछे मुड़कर देखा। शौर्य को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो रोंदू सा फेस बनाकर ऊपर देखते हुए बोली, क्या यार भगवान जी, क्या दुश्मनी है मुझ मासूम की आपसे। तो दहशत फैला रखी है मैंने, हाँ, वो अंदर आते हुए बोला। तो आरोही ने जल्दी से नाम में गर्दन हिलाई। रिद्धि तो रूम से ही भाग गई। वो भी उसके पीछे जाने को हुई तो सूर्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांते तले जीभ दबा ली। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही थी, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, वो कुछ भी बोल रही थी। सूर्य ने आकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वो उससे आ लगी। बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बढ़ रही तुम्हारी, वो उसकी कमर पर अपना हाथ कसता हुआ बोला। आरोही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपने इतने पास देखकर शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। वो एकटक उसे देख रही थी। बोलो, वो उसके बाल उसके कान के पीछे करता हुआ बोला तो आरोही की आंखें बंद हो गई। उसको ऐसे देखकर सूर्य की नजरें उस पर थम सी गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हल्के से अपने होठ उसके माथे पर रखे और फिर दूर हो गया। आरोही की धड़कनें अब अलग सी रफ्तार से चल रही थी। डिनर के बाद मेरे रूम में आना, वो बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आरोही का दिल धक से रह गया। उसे लगा अब वो उसे सजा देगा। वो उसकी बुराइयां जो कर रही थी, उसका मुंह बन गया। कुछ देर बाद ही वो नीचे हॉल में आई। रिद्धि को देखकर वो उसकी ओर आते हुए बोली, यार बहुत बेकार दोस्त हो तुम, मुझ शैतान के आगे अकेला छोड़कर आ गई। वो बोली ही कि रिद्धि उसके पीछे रहने का इशारा किया। उसका बुरा सा मुंह बन गया। वो ऊपर देखती हुई पीछे मुड़ते हुए मन ही मन बोली, क्या यार भगवान जी, इतनी पक्की दुश्मनी है क्या आपकी। वो मुड़ी, सामने सूर्य को देखकर उसकी शक्ल देखने लायक थी। आपको और कोई काम नहीं है दूसरों की बातों को सुनने के अलावा। वो मुंह बनाते हुए बोली कि शौर्य बोला, जस्ट शट अप। बोलता हुआ वो उसके पास से निकलता हुआ हॉल में सबके बीच आकर बैठ गया। सब उनको देखकर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। इनफ, वो सबको घूरता हुआ बोला तो सब चुप हो गए। कुछ देर बाद ही सब डिनर टेबल पर एक साथ थे। बेटा, कल हमें हमारे गांव सोनपुर जाना है, वहाँ बड़े चाचा की पोती कावेरी की शादी है। सुलोचना जी शौर्य से बोली। माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप सब हो आइए, शौर्य ने कहा। उन्होंने खास आपको आने को कहा है, सुरेखा जी ने कहा। हाँ शौर्य बेटा, आप चले जाइए, हम यहीं रुकते हैं, सब संभाल लेंगे, राजवीर जी बोले। हाँ, और हम भी घर पर ही रुक जाएंगे, स्नेहा जी बोले। हाँ चाची, वहाँ चाचू के बिना आपका मन नहीं लगेगा, अचानक से आरोही बोली तो स्नेहा जी और राजवीर जी कुछ चेंप गए। शौर्य ने आरोही को घूरा। ये लड़की कभी भी कुछ भी बोल देती थी। आप सब जाइए, मैं शादी के अगले दिन पहुंच जाऊंगा, शौर्य बोला। सब अपने अपने डिनर में लग गए। वाह भाई, बहुत मजा आएगा, रिद्धि विराट के कान में फुसफुसाती हुई बोली। हाँ यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, विराट भी उसके कान में फुसफुसाया। कुछ देर बाद ही सब डिनर करके अपने अपने कमरों में चले गए। आरोही बहुत धीमे कदमों से चल रही थी। वो शौर्य के कमरे में नहीं जाना चाहती थी। एक तो वो पहले से ही उसकी बुराई करते हुए पकड़ चुका था, ऊपर से अब दोबारा भी उसने उसे पकड़ा था। वो शौर्य के कमरे के बाहर आकर रुकी और एक गहरी सांस लेते हुए कमरे के अंदर घुसी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर